सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और यूपीएससी, ईएसआईसी और ईपीएफओ के लिए यूपीएससी के द्वारा साक्षात्कार लिया जाना है जेटीयू पद के लिए। आप सभी लोग जो लोग लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं और साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हमने पीछे 2 दिन पहले ईएसआईसी से रिलेटेड एक सेशन करा था, जिसमें ईएसआईसी डिपार्टमेंट के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। और आज हमारे साथ ईपीएफओ डिपार्टमेंट के बारे में, ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस डिपार्टमेंट में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत डॉक्टर विकास शुक्ला सर हमारे साथ आज के इस सेशन में हैं, जो आगे हमें इस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी देंगे। सर को हिंदी साहित्य और उसके साथ साथ में अनुवाद पे भी सर की बहुत अच्छी पकड़ है। तो मैं सर को आमंत्रित करता हूँ आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। सर आपका बहुत बहुत शानदार शानदार। बेटा मैं सबको दिख रहा हूँ? यस सर, सबको दिख रहा हूँ ना? कितने लोग हैं अपन लगभग यहाँ पे? सर लगभग 50 लोग से ज्यादा है टोटल, कुल मिला 50 से ज्यादा है। सिलेक्शन कितने का हुआ है? जितने लोग हैं सभी लोग लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमको ये जानना है कि पीएफ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या कैसा यहाँ पे काम होता है ना? ये जानना है ना? जी सर। बेसिकली मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हूँ यार, तो मेरे को ना अपनी फोटो इसमें दिख रही है, आप लोग कोई दिख नहीं रहे हो, तो इसमें मैं कैसे करूँ अभी कि आप लोग दिखो? कोई उपाय है? सर मोबाइल में थोड़ा सा मुश्किल रहता है, पर अच्छा। एक मिनट सर, मैं ये जो शेयरिंग है उसको स्टॉप करने से शायद आपको दिखे। अच्छा हाँ हाँ। अब कुछ लोग, मैं तो दिख ही पा रहा हूँ सर, बाकी लोग जो है यहाँ पे सब लोग अपना अपना वीडियो ऑफ करके रखते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, तो उन्हें लगता है कि हम उन्हें देखेंगे तो शायद उनकी खूबसूरती थोड़ी कम हो जाएगी। तो जिन्हें लगे कि हम कम खूबसूरत है, वे लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। शानदार, गुड। अच्छा अच्छा, आपका सबका परिचय अभिषेक जी से है। अभिषेक जी बेसिकली मेरे को उनका ये इनिशिएटिव बड़ा पसंद आया अभिषेक जी का, कि वो बड़े जागरूक इंसान है। मैं तो बहुत बहुत पुराना हूँ, मेरी उम्र हो गई बेटा 50 साल, ठीक है। और अभिषेक जी से अभी मेरी मुलाकात हुई है मतलब हार्डली साल 1.5 साल पहले। तो अभिषेक जी ने इतना प्यारा इनिशिएटिव लिया कि जब कल उन्होंने बोला कि आपको सर क्लास लेनी है, ये जूम मीटिंग करनी है, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, ठीक है। तो आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, क्योंकि इस कंपटीशन के युग में आप लोग सब निकल के आए, बाहर आए, है ना। और ये जो काम है, जिस चीज के लिए आप लोग आए हो, अपने हमको क्या, हम अनुवादक, हिंदी अनुवादक। तो जब मैं इस पोस्ट पे आया था, या जब मैं एसएससी में 99 का टॉपर था हमारे बैच का, ठीक है। तो 249 या पता नहीं कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें मैं सबसे ऊपर था, मेरे को केवल अपना पता है। तो बड़ा अच्छा लगा, ये सोच के आया। आपको मेरी आवाज आ रही है? सब सुन पा रहे हैं मेरे को? जी सर, जी सर। यस सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं ये सोच के आया था कि कुछ बड़ा ट्रांसलेशन, बड़ा जोरदार टाइप का काम है, और बड़ा बढ़िया काम है, क्रिएटिव काम है ना। और जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आया ईपीएफओ में, मैं ईपीएफओ की बुराई नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी ईएसआईसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मतलब सरकारी ट्रांसलेशन और ट्रांसलेटर होना अपने आप में दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। हम वो ट्रांसलेटर नहीं है जो हम हरिवंश राय बच्चन जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ट्रांसलेशन करते हैं कि गहन सघन मनमोहक वंतुर मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। हमारा वैसा वाला लिटरेरी ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। तो आपको केवल ऑफिशियल ट्रांसलेशन करना है, जिसके लिए आप लोग आ रहे हैं। सबको पुनः बधाई कि आप लोगों ने बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक करके बिठाया है आप लोग। और वाकई अभी बहुत टफ हो गया है, जिस समय मैं था पता नहीं क्या उस समय टफ था कि नहीं, लेकिन अभी टफ हो गया है। तो मैं अभी वर्तमान में ईपीएफओ में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोलते हैं इसको। और मैं उसमें रायपुर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, मैं उसमें पोस्टेड हूँ। और मेरी पोस्ट है सहायक निदेशक, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। और मैं बेसिकली अपने आप को पद से नहीं काउंट करता, मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ कि मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ साहित्य का, हिंदी साहित्य का, इंग्लिश लिटरेचर का। मैंने दोनों में एमए किया हुआ है, हिंदी लिटरेचर में भी, इंग्लिश लिटरेचर में भी। ट्रांसलेशन का डिप्लोमा भी किया हुआ है। और एक जब आप लोग ज्वाइन करेंगे पोस्ट में, तो यहाँ पे 3 महीने का, 3 मंथ्स का एक सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो है। इसके 2 सेंटर हैं, एक मुंबई में और दूसरा है दिल्ली में।
अभिषेक जी शायद इसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाए। तो मैं वहाँ पे 2002 में मैं 3 महीने का मैंने जो ऑन इन ऑफिस क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशन मतलब वो ट्रेनिंग करना जरूरी होता है, तो उसमें मैंने ट्रेनिंग अटेंड की और मेरे को गोल्ड मेडल मिला वहाँ पे। शायद उनकी गलती थी, उन्होंने दे दिया होगा गलती से, ठीक है, तो वो अपन मान सकते हैं, है ना। और अब बात रही ईपीएफओ की, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप लोग मेरे को ये बताइए सबसे पहले कि आप लोग कितने लोग ट्रांसलेटर वाकई बनना चाहते हैं? सबके सब, मतलब केवल नौकरी करना है इसलिए ट्रांसलेटर बन रहे हैं, ऐसा? हेलो? आप सब लोग अपने माइक्रोफोन जो ही अनम्यूट करके नहीं सर, ऐसा नहीं है, केवल नौकरी के मकसद से नहीं, सीखना चाहते हैं और बनना भी चाहते हैं सर। हाँ, बेसिकली क्या है, जब तक आप नौकरी में रहेंगे, अगर आप वास्तव में ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं, तो आप जब तक सर्विस में हैं तब तक आपको सीखना पड़ेगा, तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो पढ़ाई से हमको कभी भी कम्युनिकेशन। अच्छा, मैं आपको ये अभिषेक जी अगर म्यूट कर देना, क्योंकि बच्चों की तारीफ उनके सामने, मुंह के सामने नहीं करनी चाहिए, मैं उनकी तारीफ शायद सामने कर दूं, मेरे को पता नहीं चल पाता यार क्या अभिषेक जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, वो फौजी आदमी है, नौसेना के, है ना, और वो आदमी इतना इंटरेस्ट लेके अगर कोई काम कर रहा है और साहित्य से इतना लगाव है, तो मेरे को लगता है यार मैं तो पता नहीं क्या जिंदगी खराब कर दी है मैं तो अपनी, है ना। तो अभिषेक जी का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है बेटा, और उन्होंने आप लोगों को सबको जोड़ा, एक मंच पे लाए, और उनका साहित्य से भी लगाव है और बहुत अच्छे। वो पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, वो फार्मासिस्ट थे बेसिकली वहां पे, तो ये एकदम डिफरेंट फील्ड है उनके लिए, है ना। तो वो जब यहाँ पे इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम सबको भी करना चाहिए, ठीक है। अब बहुत हो गई फालतू बातें, अपन काम की बात करते हैं। कि मैं यहाँ पे ईपीएफओ में हूँ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, ठीक है। आप लोगों ने सबने ईपीएफओ का नाम सुना हुआ है? क्या है ये ईपीएफओ? यस सर। यस हाँ, हाँ। तो सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है, वो एक अधिनियम था 1952, है ना, उसके कारण वो अस्तित्व में आया, ठीक है। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में ये विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का एक संगठन है विश्व में, भारत का नहीं, विश्व का, विश्व का सबसे बड़ा मतलब सोशल सिक्योरिटी देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, हमारे देश का, जिसको हम बोलते हैं ईपीएफओ। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। पहले ये केवल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, बाद में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया। देखिए, आप लोग जितना मेरे से पूछेंगे उतना मैं बता पाऊंगा, आप लोग शांत बैठ जाएंगे, पूछेंगे नहीं, तो मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सवाल पूछें और मैं बताऊं। सर यहाँ पे जितने भी लोग हैं हाँ, वे हाँ। लोग ईपीएफओ के बारे में नाम से अधिक कुछ नहीं जानते हैं। हम सब लोग जो है केवल नाम जानते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, हाँ, राष्ट्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक है। इससे ज्यादा हमारे पास जानकारी है नहीं, तो थोड़ी सी इस विभाग के बारे में जानकारी की क्या है, कैसे काम करता है, जैसे आपने अधिनियम के बारे में बताया, किस प्रकार से काम करता है। हाँ, हाँ, जी, ठीक ताकि है। अगर साक्षात्कार में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई आप ईपीएफओ में जा रहे हैं तो क्या है, ईपीएफओ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो हम लोग जो भी हमारे साथी हैं ये सब लोग जो है उसका सही तरीके से जवाब दे पाए, ये बिल्कुल मूल रूप से हम आपसे जानना चाहते हैं। जी। तो बेसिकली अस्तित्व में आया 1952 में, एक अधिनियम बना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, तो संगठन का नाम है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम जो है वो 1952 में एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उसमें पहले केवल बनी कर्मचारी भविष्य निधि योजना। पहली योजना जो थी हमारी थी, वो थी कर्मचारी भविष्य निधि योजना, है ना। और उसके बाद 1971 में आती है कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना। 1976 में आती है, आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, 1976 में आती है कर्मचारी, सॉरी, सभी लोगों से अनुरोध है कि पेन पेपर पे इसको नोट करते जाएं, ये सारी चीजें आपको जो सर बता देंगे वो शायद कहीं लिखी हुई कमी मिले आपको, या फिर हाँ, बहुत ढूंढना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ईडीएलआई 1976 में एक योजना आती है हमारी, ईडीएलआई, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ठीक है। तो उसका मतलब हुआ कर्मचारी
सहबद्ध निक्षेप योजना। मैं आपको जब समझाऊंगा ना तब समझ में आएगा आपको डिटेल में ये है क्या बेसिकली। देखिए है क्या कि हमारे देश ने ये सोचा कि जो कर्मचारी हैं प्राइवेट संस्थानों में जो काम करने वाले लोग हैं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, है ना। तो ये योजना आई। अब इस योजना के आने के बाद अब योजना कहाँ पे लागू होती है? जिस भी संस्थान में, जिस भी प्राइवेट संस्थान में किसी नियोक्ता के अंतर्गत अगर 19 से अधिक कर्मचारी, 19 से अधिक कितने हुए? 20, 19 से अधिक कर्मचारी कहीं पे काम करते हैं तो वहां पे ये योजना स्वतः लागू हो जाएगी, एक्ट स्वतः इंप्लीमेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? 19 से अधिक जहां भी जिस संस्थान में लोग काम कार्यरत हैं वहां पे ये योजना ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाती है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था कि आपको बुढ़ापे में किसी कर्मचारी को ओल्ड एज में सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिले। तो उसमें 2 योजनाएं इनिशियली हुई। पहली योजना थी कर्मचारी भविष्य निधि योजना, दूसरी थी 1971 में जो आई वो कर्मचारी परिवार पेंशन योजना। तो उसमें अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को या जो भी डिपेंडेंट है उसके आश्रित है उनको पेंशन मिलेगी। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं 1976 में वो आई कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना। कोई भी कर्मचारी अगर एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग मतलब ऑन रोल अगर डेथ होती है, ठीक है, ऑन रोल डेथ का मतलब अगर वो नियोजन में है, नौकरी में है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को बीमा का लाभ मिलेगा, है ना। और 1995 में आती है कर्मचारी पेंशन योजना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट योजना है हमारी ईपीएफओ की। तो इसमें क्या होता है, किसी पहले आप समझिए कि कोई कर्मचारी पीएफ का मेंबर कैसे बनता है? जिस दिन उसने नौकरी ज्वाइन की उस दिन से वो पीएफ का मेंबर है, अगर वहां पे उस संस्थान में 19 से अधिक कर्मचारी या 20 कर्मचारी कार्यरत हैं तो। ठीक है, उसका पीएफ कटना चालू हो गया। अब 12% कटेगा एम्प्लॉयर साइड से और 12% कटेगा एम्प्लॉय साइड से। 12% का कटना है कंट्रीब्यूशन। हेलो जी सर, जी सर। सुन पा रहे हैं। हाँ सुन पा रहे हो ना। तो है क्या कि 12% जो नियोक्ता का मतलब एम्प्लॉयर का कट रहा है तो उसमें से 8.33% जा रहा है कहाँ पे? पीएफ में। किसमें? प्रोविडेंट फंड में। किसके? एम्प्लॉय की प्रोविडेंट फंड में कट रहा है 8.33%। किसका? नियोक्ता का, एम्प्लॉयर का। और बाकी कितना बचा? 3.66% वो जा रहा है पेंशन फंड में। समझ में आया आपको? और 12% जो एम्प्लॉय का कट रहा है, एम्प्लॉय का, वो जा रहा है उसके पेंशन पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में। कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या? सर एम्प्लॉयड वाला थोड़ा एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कोई कर्मचारी किसी संस्थान में काम कर रहा है, ठीक है, उसकी जो भी सैलरी है, जो भी बेसिक है, उसका 12% कटेगा एम्प्लॉयर देगा, 12% देगा एम्प्लॉय, है ना। तो जो एम्प्लॉयर का 12% है उसमें से 8.66% जाएगा पीएफ में, 8.66%, और 1.33% जाएगा पेंशन फंड में एम्प्लॉय के। जी सर। और एम्प्लॉय का जो सर ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है या निजी क्षेत्र की कर्मचारी भी? हे भगवान, इसमें केवल प्राइवेट कंसर्न में जो फंड जो काम करते हैं उनका है। ये ईपीएफ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। बिल्कुल सर। ये जीपीएफ नहीं है, ये और कोई एसपीएफ नहीं है। एसपीएफ मतलब होता है स्टाफ प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ मतलब होता है जनरल प्रोविडेंट फंड। तो जो व्यक्ति सरकारी संस्थान में काम करते हैं उनका करता है जीपीएफ, ठीक है, और जो प्राइवेट कंसर्न में काम करते हैं उनका करता है ईपीएफ, है ना। जी सर। हाँ, तो 12% एम्प्लॉय का जो कट रहा है वो जाएगा उसके फंड में, पूरा पीएफ में। एम्प्लॉयर के 12% का 8.66% जाएगा प्रोविडेंट फंड में
और 1.33% जाएगा पेंशन फंड में। पेंशन। क्लियर हो गया? आगे बढ़े? यस सर। जी हाँ, अब ये पैसा उसको जमा होना चालू हो गया। अब कोई कर्मचारी अगर 10 साल तक रेगुलर सर्विस करता है, रेगुलर सर्विस का मतलब एक ही संस्थान में नहीं, 4 अलग अलग संस्थान हो सकते हैं उसके, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं भी काम करता है, अगर वो 10 साल की रेगुलर सर्विस करता है तो उसको ईपीएस के तहत, एम्प्लॉयज पेंशन फंड के तहत हम पेंशन देंगे। किस एज में? 58 ईयर्स में। किस एज में? 58 ईयर्स का जब वो, 58 हाँ 58 ईयर्स का जब हो जाएगा तो हम उसको पेंशन देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर 58 ईयर्स से उसकी कम पेंशन है, मतलब कम सर्विस है, तो हम उसको पेंशन फंड का भी भुगतान कर देंगे, विड्रॉल बेनिफिट दे देंगे। समझ रहे हो आप? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस यहीं पे समझने जैसा है, बाकी इसके आगे की कहानी बहुत आसान है। ठीक है। 10 साल की कोई कर्मचारी अगर रेगुलर सर्विस करता है तो उसको हम पेंशन देंगे, उसके कितने भी पीएफ अकाउंट हो, कितनी भी जगह वो काम कर चुका हो, हमको सबको क्लब करना पड़ेगा, एक जगह पे लाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि इसकी 10 साल की सर्विस हो चुकी है और हम उसको पेंशन देना स्टार्ट करेंगे। मंथली पेंशन, उसको क्या बोलते हैं हम? मंथली पेंशन। ठीक है। अब देखिए, जो पेंशन की जो स्कीम है हमारी भारत सरकार की, ईपीएफओ वाली, ये बड़ी गजब की है। मतलब ऐसी पेंशन स्कीम आपको कहीं पे दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है। इसमें क्या है, ये बेसिकली हमको, ये क्या है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। मतलब जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का आया उसके बेस पे हम पेंशन फिक्स करते हैं। अभी मिनिमम पेंशन कितनी है, जो आपके सवाल जो आपके हो सकते हैं उनसे रिलेटेड बता रहा हूँ कि मिनिमम पेंशन कितनी है अभी गवर्नमेंट की, ईपीएफओ की? 12%। कितना? 12 सर, 12। नहीं बेटा, मैं पेंशन की बात कर रहा हूँ। 1000 रुपीज पर मंथ की मंथली पेंशन है। कितना? 1000 पर 1000 रुपीज पर मंथ की मंथली पेंशन है, उससे हम कम किसी को देते नहीं है, है ना। पहले जो बीडी वर्कर्स थे हमारे पास या जो बाकी कहीं काम करते थे, उनकी पेंशन थी 68 रुपीज, 70 रुपीज, 74 रुपीज, ऐसी पेंशन होती थी। तो मोदी जी के आने के बाद अभी 2014 के आसपास, शायद 13 या 14 के आसपास, मिनिमम पेंशन फिक्स होती है 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज के लिए हर आदमी एम्प्लॉय मतलब एलिजिबल है, जितने भी पेंशनर हैं हमारे। अब ये पेंशन स्कीम है, इसमें क्या क्या पेंशन है, क्या क्या पेंशन, ये जानना बहुत जरूरी है। पहली है, एक कर्मचारी काम कर रहा है, उसकी ऑन रोल डेथ हो जाती है, मतलब वो सर्विस में है, ऑन रोल डेथ होती है, तो हम उसको सबसे पहले ईडीएलआई का बेनिफिट देते हैं। ईडीएलआई मतलब एम्प्लॉयज लिंक्ड डिपॉजिट स्कीम। जितना कंट्रीब्यूशन उसका आया उसके बेस पे एक फार्मूला है पीएफ के पास, वो सेट करता है फार्मूले को, उसकी लेंथ ऑफ सर्विस और डेट ऑफ बर्थ, ये सब और डेट ऑफ डेथ, ये हम एक फार्मूला सेट करते हैं, उसके बेस पे हम उसकी पेंशन मतलब इंश्योरेंस बेनिफिट कितना मिलेगा उसको ये डिसाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके जो डिपेंडेंट है, वाइफ को हम पेंशन देंगे, जो भी स्पाउस है। अगर फीमेल एम्प्लॉय है तो उसके हस्बैंड को देंगे, अगर हस्बैंड एम्प्लॉय है तो उसकी वाइफ को देंगे। ठीक है। और दो बच्चों को अगर मान लो किसी आदमी के 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो 25-25 साल की उम्र के जब तक वो होते जाएंगे हम उनको पेंशन देते जाएंगे। कितनी उम्र तक? 25 25, 25 वर्ष तक 25 साल तक, 25 साल तक। समझ रहे हो आप? मतलब जैसे 4 बच्चे हैं तो पहला बच्चा हुआ 25 साल का, तो उसको 25 साल तक पेंशन देंगे। दूसरा जब 25 साल की उम्र में पहुंचेगा तब तक पेंशन देंगे। तीसरा 25 साल में पहुंचेगा तब पेंशन देंगे। चौथा 25 साल में पहुंचेगा तब पेंशन देंगे। हम उनको सबको पेंशन देंगे। अगर किसी का बच्चा विकलांग है और उसमें 100% विकलांगता है ना, 100% विकलांग है कोई बच्चा है, तो हम उसको पेंशन कब तक देंगे? लाइफ टाइम। कब तक? लाइफ लाइफ टाइम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लाइफ टाइम उसको पेंशन देंगे कि वो मिलता रहे, उसको पेंशन मिलता रहे और जीवन चलता रहे उसका, है ना। और ये पेंशन कम है, बहुत बहुत कम है, मॉनेटरी वैल्यूज में अगर हम उसको देखें तो बहुत कम पेंशन है।
तो कारण यह है कि ये माने कंट्रीब्यूटरी पेंशनशिप है, मैं जितना उनका शेयर आया उस हिसाब से हमने पेंशन फिक्स की। 3 चीजें हो गई। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ईपीएफओ इसके अलावा क्या करता है। इसके अलावा बेसिकली आपने पर्पस समझा, ये पर्पस क्या है। पर्पस हमारा है कि हम सोशल सिक्योरिटी प्रदान करें, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें अपने कर्मचारियों को। प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का इससे बड़ा उपक्रम कोई नहीं हो सकता, पूरे विश्व में नहीं है, कहीं भी नहीं है ना। और अभी पिछले 7-8 सालों में जो पूरी प्रोसेस है हमारी वो हो चुकी है ऑनलाइन। मैंने आपको क्लेम करना है, पैसा निकालना है, एडवांसेस लेने हैं, एडवांसेस भी हैं इसमें। जैसे आपका प्रोविडेंट फंड जमा है, किसी कर्मचारी का प्रोविडेंट फंड जमा है, तो वो अपने इलनेस के लिए, बीमारी के लिए, अभी जब कोविड आया था तो कोविड के लिए स्पेशल एक बिल पास हुआ हमारे पास, एक इंस्ट्रक्शन आया कि हम कोविड के बेस पे 2 बार किसी कर्मचारी को हम एडवांस दे सकते हैं। एडवांस मतलब क्या होता है, जो उसका भविष्य निधि जमा है हमारे पास उसके अगेंस्ट में लोन देना, लेकिन हम ये लोन नहीं है, इसको रिपे नहीं करना पड़ता। प्रोविडेंट फंड का जो एडवांस है वो रिपे वाला एडवांस नहीं है, वो आपने ले लिया मतलब ले लिया। मकान कंस्ट्रक्ट करना है आपको, मकान को रिनोवेट करना है आपको, लड़की की शादी करनी है आपको, हायर एजुकेशन देना है आपको बच्चों को, तो हम कहीं से भी हमारा जो प्रोविडेंट फंड एकुमुलेशन है हम उसमें से एडवांस ले सकते हैं, उसको रिपे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जी। अब जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। हाँ, आपका नाम बेटा क्या नाम बताया आपने। सर मेरा नाम ऋतुराज है। ऋतुराज, अरे वाह यार, आप तो हर ऋतु के राज हो, मतलब शरद हो, ग्रीष्म हो, वसंत हो, कुछ भी हो, है ना। गजब कर दिया आज तो। मेरे एक मित्र है ऋतुराज नाम के। जी अच्छा सर। है। और आपके बाजू में कन्या की फोटो आ रही है, कन्या का नाम क्या है। ऐश्वर्या। ये क्या नाम बेटा। जी सर। जी अरे ऐश्वर्या। यार, ओहो, मैं चश्मा ही लगाया, सरनेम तो पक्का बच्चन नहीं होगा आपका, है ना। नहीं। चलिए ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, कहाँ पे था। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? एडवांस एडवांस तो ले ये आता सकते है, हैं हाँ, सर। नहीं वो उसने ऐश्वर्या ने सही बोला, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है ना। हमारे मतलब 29 राज्य हैं और लगभग आज की डेट में हमारे पास एक्टिव जो मेंबर, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, केवल छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, 6.5 लाख हमारे पास एक्टिव मेंबर्स है। एक्टिव मेंबर्स मतलब जिनका प्रोविडेंट फंड हमारे पास हर महीने रेगुलरली आ रहा है, कंट्रीब्यूट होके आ रहा है, एम्प्लॉयर जमा कर रहा है ना। और 1.5 लाख करीब पेंशनर हमारे पास, मतलब जिनको हम रेगुलरली पेंशन देते हैं हर मंथ, ये पेंशन हम दे रहे हैं। सर इसके कार्यालय की संरचना क्या है? हेडक्वार्टर, उसके बाद हाँ ऐसे? बेटा, हाँ, ऐसे ही मैं यही चाह रहा हूँ आपसे कि आप पूछो तो मैं बता पाऊँ आपको। हमारा जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, भेकाजी कामा प्लेस जगह का नाम है, वहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर है ईपीएफओ का। ठीक है। तो ईपीएफओ को बेसिकली गवर्न कौन करता है, सीबीटी। क्या बोलते हैं, सीबीटी, ध्यान से समझना, सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ये इसको गवर्न करती है, मतलब ये एक टाइप की ऑटोनोमस बॉडी है। क्या है, ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त संस्थान है, ये स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको नौकरी ज्वाइन करना हो तब भी और ना करना हो तब भी, ये हमको ध्यान रखना है कि हमको गवर्न कौन करेगी। ईपीएफओ गवर्न कौन करता है, सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। हमारे पास जिन कर्मचारियों का पीएफ कट के आता है वो किस भरोसे पर जमा होता है, ट्रस्ट के भरोसे पे, कि हम उनके पैसे को खाएंगे नहीं, कहीं भी उनसे बिना पूछे लगाएंगे नहीं। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, भरोसा।
तो जो सीबीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, वो बोलते हैं कि आपका पैसा हमारे पास है, सुरक्षित है, हम जहां कहीं भी करेंगे निवेश करेंगे और आपको बताए करेंगे जो भी जैसी भी कंडीशन होगी। ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को, अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का जो जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्टर ऑफ लेबर ना। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर फॉर स्टेट, वो उसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। हमारे सीईओ कौन है? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त। ठीक है, वो हमारे सीईओ हैं। और उसके बाद मेंबर होते हैं हमारे एम्प्लॉय साइड के, और कुछ होते हैं गवर्नमेंट साइड के। तो इनको मिला के एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनता है, जो डिसाइड करता है कि प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करेगा। समझ में आया आपको? है ना। अच्छा, जो पैसा हमारे पास है उसको इन्वेस्ट करने का एक पैटर्न होता है। जो कर्मचारियों का पैसा हमारे पास आता है उसको हम अलग ढंग से इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के पास। तो हमारी जो मुंबई ब्रांच है, यहाँ पे मुंबई में जो ब्रांच है, वो उसको इन्वेस्ट करती है पैसे को, पूरे पैसे को हमारे, है ना। रोज शाम को जो हमारा अकाउंट होता है ईपीएफ का, जीरो कर देते हैं। अगले दिन हमारा हमको ओडी देते हैं, ओवरड्राफ्ट, और फिर हमारा ऐसा काम चलता है। अब आप लोग सवाल पूछें, मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा आपको, जितना आप लोगों ने समझा उस पे फिर मैं आगे कहानी करता हूँ। सर एक मेजर प्रश्न हो सकता है कि ईएसआईसी और ईपीएफओ इन दोनों में हाँ। क्या मतलब, अगर देखिए, एक ईएसआईसी स्वास्थ्य प्रोवाइड करती है, उसका काम है बेसिकली, वो क्या है, मतलब उसका काम है कि आप अगर ड्यूरिंग ड्यूटी अगर आप बीमार पड़ते हैं, आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो उसको ट्रीट करती है। और हम जो ईपीएफओ है वो आपके भविष्य निधि से कंसर्न है उसका। जब आप भविष्य निधि का लोगो देखेंगे ना, लोगो आप नेट पे सर्च करिएगा, लोगो निकालिएगा उसका, तो लोगो में क्या है, एक ऐसा गोल सा लोगो है, उसमें एक छतरी बनी हुई है, छतरी के नीचे में एक बच्ची है छोटी सी प्यारी सी, और आजू बाजू माँ बाप खड़े हुए हैं, मतलब पेरेंट्स हैं उसके, है ना। मतलब एक छोटा सा परिवार है, छोटा सा सुखी परिवार जिसको हम बोलते हैं। अब वो बच्चा दो भी हो सकते थे, लेकिन एक ही कन्या है उसमें, तो छोटा परिवार है। हमारे ऊपर एक छत है, छत किसकी है? सामाजिक सुरक्षा की। सरकार ने हमको सामाजिक सुरक्षा दे के रखी हुई है। तो ईएसआईसी जो बेसिकली है वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अगर आपको कुछ होता है, ड्यूरिंग आपकी उंगली कट जाती है, हाथ कट जाता है, तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स है, उस हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलता है। और यहाँ ये भविष्य निधि का मतलब भविष्य के लिए, निधि मतलब पैसा, कॉर्पस, अमाउंट, धनराशि। तो भविष्य के लिए धनराशि है आपके। लड़के की शादी करनी है तो आपको पीएफ से पैसा मिलेगा, जो आपका पैसा जमा है उसमें से आप निकाल सकते हैं। तो क्या सर ऊपर इसके जो शाखा कार्यालय होते हैं वो हर जिले में होते हैं क्या सर, हैं कि नहीं है? देखिए, अभी हमारे पास 29 राज्य है ना, भारत में। सॉरी, राज्य बोल रहा हूँ, जिले 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 29 जिले हैं। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेट है, सही सॉरी। है, 29 राज्य सही है। नहीं, राज्य मैं वो हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज कर रहा था। तो 29 राज्य हमारे पास है ना। तो उतने तो हमारे पास स्टेट ऑफिस पहले से थे, क्षेत्रीय कार्यालय, जिनको हम रीजनल ऑफिस बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा बाकी बाद में जितने छोटे कार्यालय थे उनके सबके पैरामीटर्स बदल गए, तो सबको स्टेट मतलब रीजनल ऑफिस बना दिया। हमारे पास भारत में बहुत सारे रीजनल ऑफिस है, बहुत सारे, लगभग 20,000 से ज्यादा हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। 20,000 से ज्यादा हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है अभी एज ऑन डेट, है ना। अच्छा अच्छा, आप लोगों को ये जानने को उत्सुकता नहीं क्या कि किस ऑफिस में हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्टिंग होगी? ऐसा कुछ नहीं है क्या? जी सर, जरूर जानकारी हाँ है। सर, ये हम लोग को इसकी तो पूछना था सर अभी। इसकी तो सबसे ज्यादा उत्सुकता है, ये तो मैंने हाँ। मना करके रखा है कि इस तरह के हाँ। प्रश्न नहीं पूछने, नहीं इसीलिए नहीं, सब पूछना है, सब पूछना है, रिकॉर्डिंग करो, कुछ भी करो, पूछना सब है। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो राजभाषा विभाग है उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से किसी भी कार्यालय में, किसी भी सरकारी कार्यालय में, किसी भी केंद्रीय सरकार के कार्यालय में जिसमें भी 100 से अधिक स्टाफ है,
100 से अधिक, है ना, 100 से अधिक। तो वहां पे क्या क्या होना चाहिए? वहां पे एक हिंदी ट्रांसलेटर होना चाहिए जूनियर। अभी देखिए क्या ये डेजिग्नेशन चेंज हो गया, नोमेनक्लेचर चेंज हो गया, डेजिग्नेशन चेंज हो गया। पहले बोलते थे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, अभी हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अभिषेक? जूनियर ट्रांसलेशन जूनियर ऑफिसर। ट्रांसलेशन हाँ ऑफिसर। राइट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर बोलते हैं अभी। अभी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हो गया। तो पहले जिस भी कार्यालय में 100 स्टाफ संख्या थी, कर्मचारी संख्या थी, वहां पे एक जूनियर ट्रांसलेटर चाहिए था, और वहां पे एक सहायक निदेशक राजभाषा भाषा चाहिए था, है ना। जहाँ पे शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो अभिषेक आपको शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाए। और जहाँ पे 125 से ज्यादा स्ट्रेंथ है या 150 है, वहां पे एक जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, मतलब जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, और एक सहायक निदेशक राजभाषा। ये इनकी क्राइटेरिया था पहले। अच्छा, आप सबके सब पीएफ में आने वाले हैं क्या? इसमें दोनों विभागों के लिए लोग हैं सर। कुछ लोग तो ईएसआईसी और ईपीएफओ दोनों के लिए क्वालिफाई किए हैं, कुछ लोग केवल ईएसआईसी के लिए, और कुछ लोग केवल ईपीएफओ के लिए। तो दोनों मिला करके हैं। अच्छा, केवल ईपीएफ वाले कितने होंगे लगभग? जी विजय जी। दोनों है सर, मेरा भी दोनों है। सर दोनों दोनों है है। सर। नहीं, नंबर क्या है? सर इस बैच में एग्जैक्ट मान पता लीजिए नहीं। 25 होगा, 25 होंगे इस बैच में। राजेश चौहान जी हैं सेशन में? जी सर, मैं हूँ हाँ राजेश चौहान जी, क्या नंबर है? इसमें जो 40 स्टूडेंट उस समय क्वालिफाई किए थे, लगभग 30 का दोनों है। अच्छा, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में दोनों का होना है, चाहे किसी का ईएसआईसी में हो चाहे ईपीएफओ में हो, ऐसा है ये, जी। है ना, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो इसके अलावा कोई और सवाल आप लोगों का? देखिए, आप लोग जितना पूछेंगे मैं उतना बता पाऊंगा, ये रेसिप्रोकल है। सर कोई भी इसको किस प्रश्न हो एक्ट तो के आप पूछ तहत बना सकते था हैं सर? आपके। जी, सर ये कौन सा एक्ट के तहत बना था सर, ये ईपीएफओ? हाँ आप देर से जुड़े हैं लग रहा है। जी। नहीं, कोई विजय दिक्कत जी, नहीं, कोई दिक्कत। शुरू में ही हमने ये प्रश्न करने का बोल गलती दिया। गलती अपनी है कि अपन जल्दी शुरू कर दिए थे। अभिषेक जी, गलती आपकी, आप मतलब इनसे बोल रहे हो। बेसिकली के 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, ये अधिनियम है, अधिनियम मतलब एक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जी यहाँ पे सर। जो योजना आई वो आई कर्मचारी भविष्य निधि योजना। सबसे पहले 1971 में आई कर्मचारी पेंशन योजना, परिवार पेंशन योजना। 1976 में आई कर्मचारी सहबद्ध बीमा योजना, ठीक है। और 1995 में आई कर्मचारी पेंशन योजना। ये इसकी टोटल योजनाएं हैं। 4 योजनाएं अभी तक थी, जिसमें से एक एग्जिस्टेंस में नहीं है, 1971 वाली। बाकी तीनों योजनाएं अभी कार्यरत हैं, है ना। तो जिस भी संस्थान में 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां पे ये योजना स्वतः लागू हो जाती है, स्वतः। अगर सरकार को पता चलता है कि आप 5 साल बाद ये पता चलता है कि 5 साल पहले आपके पास 20 कर्मचारी थे, इसका मतलब है कि योजना आपके ऊपर, यह एक्ट अधिनियम आपके ऊपर 5 साल पहले से लागू है। समझ में आया? ये डीम्ड एनफोर्स है ना। तो ये योजना है, इसके अंदर ये वो है। और यहाँ पे जो ट्रांसलेटर के पोस्ट में आप लोग आ रहे हैं, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सामान्य रूटीन वाला ट्रांसलेशन है, जिसमें आप लोगों के पास अगर 200-250 वर्ड्स की वोकेबलरी है, शब्द सामर्थ्य है, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी जॉब है। कितना ग्रेड पे कितना बेटा इसका? 4200 की 46 है? 4200। यार ये यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है 4200 बेसिक पे अभिषेक। जी सर। अरे बाप रे। अच्छा, इनका ग्रेड पे ये वाला है, 4200 वाला है? जी सर। हाँ। सर काबिलियत बढ़ गई है ना, इसलिए यूपीएससी को नीचे उतरना पड़ा। अरे यार, ये हुई ना बात। देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम होता है हम यूपीएससी वाला, आईएएस वाला, है ना। वहां पे ग्रेजुएशन मांगते हैं, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। तो आप लोग सब के सब बहुत बड़े एग्जाम को डिजर्व करते हैं, मतलब बड़ी पोस्ट को डिजर्व कर रहे हैं, है ना। तो ये भाषा का फील्ड है,
और सबसे बड़ी बात तो ये, मेरे को जो सबसे तारीफ करनी पड़ेगी ना, मैं आप लोगों में किसी को जानता नहीं, मैं अभिषेक जी को जानता हूँ, लेकिन उन्होंने जो श्रम करते हैं ना ये, अरे यार लगे रहते हैं। मतलब कल भी फोन किया, कल फोन किया, फिर आज सुबह से 2-3 बार बात हो चुकी है ना। तो इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये लगे हुए हैं कि भाई किसी का भला हो जाए। तो ये जो चैरिटी है मतलब हमारी, तो बड़ी प्यारी है। और आप सबका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा खाली है और आप लोगों को मिलती है तो बिल्कुल छोड़ने जैसी पोस्ट नहीं है। सबके सब ज्वाइन कर लेना आप लोग। अच्छा, इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं आप लोगों से, किस चीज की टाइप की चीजें पूछेंगे, क्या सवाल हो सकते हैं उनके? सर अनुवाद से संबंधित कुछ प्रश्न हो सकते हैं। अनुवाद में किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं यदि आप ESIC EPFO में अनुवादक के तौर पे कार्य करेंगे? और देखिए, आप अगर किसी मैं समझ गया, एक पहले सवाल का जवाब देने दो। किसी भी विभाग में अगर आप जाते हैं बतौर अनुवादक, तो हर विभाग की एक परिभाषित शब्दावली होती है, हर विभाग की, है ना। EPFO की अलग होगी, ESIC की अलग होगी, है ना। तो हमको उस परिभाषित शब्दावली को कोप अप करने में, सीखने में मतलब मैक्सिमम लगेंगे। अगर हम लर्निंग स्टेज में हैं और सीखना चाहते हैं तो 1 से 2 महीने में हम सब सीख जाएंगे। जितने भी पारिभाषिक, मतलब 200 शब्द की पारिभाषिक शब्दावली होगी, 300 की होगी, 500 होगी, 500 वर्ड सीखने में 3 महीने का समय पर्याप्त होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओ, EPFO हो, ESIC हो, CBI हो, कहीं भी आप जाएंगे, मैक्सिमम जो पारिभाषिक शब्दावली होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो होगी 300 वर्ड्स या 400 वर्ड्स, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। ठीक है, और बाकी आपकी लर्निंग है ना। तो सीखने में टाइम उतना ही लगेगा आपको, 3-4 महीने का, उतने में आप सीख जाएंगे। तो कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, ESIC में जा रहे हैं या PF में जा रहे हैं, है ना। और क्या सर एक आखिरी प्रश्न, मतलब ये कि प्रमोशनल एस्पेक्ट सर EPFO में क्या है? मतलब कहाँ तक एक JTO जो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कहाँ तक प्रमोट हो सकते हैं? अभिषेक बहुत अंदर की बात पूछ रहे हो, मतलब नहीं सर, जवाब सामान्य देना तौर कैसा? पे सामान्य तौर पे। हाँ, नहीं बेसिकली क्या है, जो राजभाषा विभाग में जितने भी लोग हैं ना, हमारे यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं किसी भी पद पे हो, तो राजभाषा विभाग में एक स्टेगनेंसी तो है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मतलब मेरा खुद का प्रमोशन कई सालों के बाद हुआ, कई सालों के बाद, मतलब डिजर्व होने के बाद, डिजर्विंग होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, कई सालों के बाद हुआ। तो हमारे यहाँ EPFO में स्पेशली क्या है कि अभी सहायक निदेशक राजभाषा, मतलब हम जिसको बोलते हैं ADOL, है ना। तो उसके जो RR है, RR मतलब रिक्रूटमेंट रूल्स, वो अभी भी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, चल रहे हैं, प्रोसेस में है। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हो भी जाएंगे, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हुए रिक्रूटमेंट रूल्स हमारे। और कमोबेश यही स्थिति जो है वो हर विभाग में है, कमोबेश। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इतने साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर रिक्रूटमेंट रूल्स हर कैडर के टाइमली हो जाते हैं तो आपको टाइमली प्रमोशन मिल सकते हैं। तो पहला जो प्रमोशन है आपका, 5 साल आपको रहना है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, उसमें 3 साल रहना है। टोटल सर्विस आपकी 8 साल की हो जाएगी। उसके बाद आप प्रमोट हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए? AD के लिए, सहायक निदेशक के लिए, राजभाषा के लिए, है ना। तो लेकिन मेरा प्रमोशन खुद कई सालों के बाद हुआ। तो ये सोच के ज्वाइन मत करिए, क्योंकि जहां भी आप ज्वाइन करेंगे वहां पे सब में मोर और लेस स्थिति यही है। कहीं पे 7 साल में प्रमोशन मिलेगा, कहीं पे 9 साल में, कहीं पे 10 साल में। तो प्रमोशन की स्थिति ऑलमोस्ट यही है। अभिषेक जी आप जानते हैं इस चीज को बेहतर, जी सर। हाँ सर मुझे लगता है कि लगभग सारे प्रश्न हमने आपने नहीं, क्लियर कर दिए। मेरा नहीं, अभी भी पूरे प्रश्न पूरे नहीं हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि PF से रिलेटेड, भविष्य से रिलेटेड अगर कोई और सवाल हो किसी के मन में तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ये नमस्ते सेशन है, मतलब आप पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा। मैं हाँ पूछिए जी सर, नमस्ते। मेरा सर एक प्रश्न था जी कि
ये जो आप बता रहे थे सर, ये ईपीएफओ वो सिर्फ प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ही लागू होती है। और हाँ। सर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, हाँ। इतने अच्छे संस्था भारत सरकार के पास है पेंशन से रिलेटेड, फिर भी सरकार तुली हुई है पेंशन स्कीम वगैरह को खत्म करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए। नहीं इस ऐसा पे नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। हर सरकार कर्मचारियों के लिए सोचती है ना। हर सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार हो जो भी एग्जिस्टेंस में है। तो देखिए हम नागरिक है ना देश के, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है। चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी किसी की भी सरकार हो, तो उसका दायित्व ही है। और अभी मोदी जी के आने के बाद, 2014 के आने के बाद, जो पेंशन हमारा जो मिनिमम पेंशन थी, मैंने पहले बताया आपको, आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? तुषार मेरा नाम है। ऋतुराज राइट। तो ऋतुराज, कोई भी सरकार हो ना, चाहेगी कि कर्मचारी खुश रहे। कर्मचारी खुश रहेगा तो सरकार खुश रहेगी, है ना। तो अभी मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद शायद ये हुआ, पता नहीं कब हुआ, ये 1,000 मिनिमम पेंशन हुई। इसके पहले तो आप पेंशन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने 58 रुपए, 64 रुपए, 68 रुपए ऐसी पेंशन थी, है ना। तो सरकार अपनी तरफ से प्रयत्नशील रहती है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। कंट्रीब्यूटरी का मतलब होता है जितना पैसा आपका कटेगा उस हिसाब से हम आपको पेंशन देंगे। तो जब पेंशन की कटौती ही कम हो रही है, एम्प्लॉय साइड से हमको मतलब 3.66% ही मिल रहा है, तो हम कितनी पेंशन दे सकते हैं किसी को? नहीं दे सकते, है ना। और हमारा अच्छा, हर एम्प्लॉयर, आप सुन रहे हैं ऋतुराज जी, आप सुने, बाकी के मेरे को पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। कि होता क्या है कि इसमें देखिए आप, नियोक्ता का 12% और कर्मचारी का 12%, ये 12% कट रहा है। कर्मचारी का 12% जा रहा है प्रोविडेंट फंड में, नियोक्ता का 8.33 जा रहा है प्रोविडेंट फंड में, और 3.66% जा रहा है पेंशन फंड में। इसके अलावा नियोक्ता 0.5% देता है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं, प्रशासनिक प्रभार बोलते हैं उसको, ठीक है। उसी पैसे से, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस से, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जितने कर्मचारी है रेगुलर, हम जैसे, उनको सैलरी मिलती है। तो हमको भारत सरकार सैलरी नहीं दे रही है, हम अकाउंट सरकार पीएफ की एक अकाउंट 2 होता है हमारे पास, उससे हमको सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, सीबीटी इसको रन करती है, और अभी तक रन करते आई है। वर्तमान में जो कर्मचारियों का पैसा जमा है हमारे पास, उसमें हम मतलब ईपीएफओ 8.25 है क्या, अभी डिक्लेयर हुआ 8.25 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हम दे रहे हैं उनको। ट्रांसलेशन से रिलेटेड और कुछ सवाल हो तो आप पूछो। सर ओल्ड पेंशन नमस्कार स्कीम सर। और न्यू पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है? जी, अच्छा सवाल किया आपने। पहली जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो थी 1971 की, है ना, उसको हम बोलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। और जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको हम बोलते हैं 1995 ईयर से हम उसको मेजर करेंगे, है ना। तो जो 1995 में जो पेंशन स्कीम चालू हुई, जिसको हम बोलते हैं, पहली वाली योजना का नाम है कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, परिवार पेंशन योजना, फैमिली पेंशन स्कीम। और अभी जो है वो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 वाली। इसमें अगर किसी की 10 साल की सर्विस है, किसी कर्मचारी की 10 साल की रेगुलर सर्विस होती है, 3-4 संस्थानों की सर्विस को मिला के, तो हम उसको पेंशन देते हैं किस एज में, उसकी 58 साल की उम्र होने से। 58 साल की उम्र होने से 2 बच्चे, अगर वो मर जाता है, मान लीजिए कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, तो हम उसको 2 बच्चों को 25 साल तक पेंशन देंगे। एक बच्चा 25 साल का होगा, पेंशन बंद हो जाएगी, दूसरा बच्चा 25 साल का होगा, पेंशन बंद हो जाएगी, ठीक है। और विडो पेंशन जो है वो मिलती रहेगी विडो के होने तक, ठीक है। जब तक विडो रहेगी तब तक हम उसको पेंशन देते रहेंगे। और विकलांग बच्चा, तो मैंने आपको पहले बताया, तो उसको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती रहेगी। ये इस स्कीम में अंतर है। सर सामाजिक सर, सुरक्षा एक तो क्वेश्चन कम हो और गई है। ना एक तरह से। 1971 वाली स्कीम में जो बेनिफिट थे वो कम थे,
तो यहाँ पे जो बेनिफिट है वो ज्यादा हो गए 1995 वाली स्कीम में। जी बोलिए, आप बोलिए। सर इसमें आपने बताया कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड दोनों है, जिसमें दोनों में जो नियोक्ता है उसमें वो अपना प्रतिशत देता है। हाँ तो हाँ, सर यहाँ ये प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड अलग अलग क्यों है सर, और ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? अच्छा, बेसिकली प्रोविडेंट फंड मतलब भविष्य निधि और पेंशन निधि दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन से एक ही स्कीम के अंतर्गत चलाई जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत चलाई जा रही है। तो 3 स्कीम है। अब ध्यान से सुनिए आप लोग। कर्मचारी भविष्य निधि योजना या संगठन समझ गए आप लोग, ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसके अंतर्गत 3 स्कीम चलाई जा रही है अधिनियम के अंतर्गत। अधिनियम क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम। क्या बोलते हैं? कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 में यह अधिनियम बना। वर्तमान में इस अधिनियम के अंतर्गत 3 योजनाएं चालू हैं। पहली है कर्मचारी भविष्य निधि योजना, दूसरी है कर्मचारी पेंशन योजना, तीसरी है कर्मचारी निक्षेप सहपत्र बीमा योजना। ये 3 योजनाएं चालू है, ठीक है। किसी कर्मचारी की, देखिए बहुत डिटेल में आपको सब समझ में, अभी अगर आप गूगल करेंगे या कोई बुक ले लेंगे ना, तो आपको बहुत समझ में तो आ जाएगा कि क्या है, कि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगा। और बेहतर होगा कि आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ें अगर समझना चाहते हैं तो, क्योंकि हिंदी वाली लैंग्वेज जो कंपैरेटिवली टफ है समझने में, है ना। इंग्लिश वाली ज्यादा आसान लगेगी, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप लोग दोनों लैंग्वेज में पढ़ें और अधिनियम को समझें कि केवल 3 ही योजनाएं, बहुत छोटा सा अधिनियम है, बहुत केवल उस अधिनियम में 16 स्कीम है, सॉरी मतलब पैरा है हमारे पास, बहुत छोटा सा है, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाला ऐसा काम नहीं है उसमें, है ना। तो 3 योजनाएं हैं, तीनों को केवल समझना है। तो गूगल कर सकते हैं, मेरा नंबर इनके अभिषेक जी के पास है। अगर मान लीजिए कोई डाउट आता है किसी टाइप का कि क्या है, कैसे है, कहाँ पे, तो कॉल कर सकते हैं, मेरे को पूछ सकते हैं मेरे से। जी सर, धन्यवाद सर। जी, और कुछ? लेकिन अभी सर भी मेरी, अब ईपीएफओ आप में सर मेरे ट्रांसफर एक पॉलिसी क्या है सर? क्या बेटा? सर ट्रांसफर पॉलिसी क्या है ईपीएफओ में? अरे यार, इतना बड़ा गहरा टाइप का सवाल पूछ रहे हो, बड़ा देखिए बेसिकली क्या मतलब सर है, जो जब होम स्टेट पोस्टिंग मिल सकती है नहीं मिल सकती, उसके रिगार्डिंग पूछना आप था कहाँ मुझे। के हैं, आप कहाँ के हैं रहने वाले? सर मैं राजस्थान से अरे वाह, उदयपुर। अभी हमारे यहाँ पे एसएसए की अपॉइंटमेंट हुआ है। एसएसए मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, जी ठीक है। तो 42 लोगों का हमारे यहाँ सिलेक्शन हुआ, 42 में से 18 जो है वो राजस्थान के हैं, जी ठीक है। उस 18 में से शायद ज्वाइन करेंगे 8, समझ रहे हो आप। जी लेकिन जहाँ भी आप ट्रांसलेटर की बात करोगे, जहाँ भी आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की या जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करोगे, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है वो ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल है, हर जी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका अपॉइंटमेंट होगा वो इस बेस पे होगा कि आप ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल हो, कहीं भी ईएसआईसी में हो चाहे एपीएफओ में हो। अब आप एक बार आ गए, तो यूजुअली पहले क्या होता था कि जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हैं या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर हैं, उनका ट्रांसफर जल्दी से नहीं होता था, मतलब डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा एडमेंट नहीं था। लेकिन अभी हमारे पास नई ट्रांसफर पॉलिसीज आ गई हैं, उसमें ग्रुप बी में हम आते हैं, माने आप जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर ग्रुप बी में आते हैं, और इनका ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल है, ये कहीं भी ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है आपको, कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया, जहां भी ईपीएफओ के ऑफिसेज हैं वहां पे, है ना। और हमको जाना चाहिए, यस क्योंकि सरकार के पैसे में हमको घूमने मिलेगा, नए लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा, है ना, नई भाषा अच्छी सीखने बात है। मिलेगी, है ना। तो सरकार का पैसा है, तो सरकार को सरकार ने हमको अवसर दिया, तो हम सरकार को अवसर दें सेवा का, बिल्कुल सरकार की सेवा करें। अभी होता क्या पता है, हम क्या सोचते हैं कि हमको घर में जॉब मिल जाए, एकदम घर में, और फिर तो कुछ दिन अगर मान लो शहर में मिल भी गया, तो हमको लगता है इसी मोहल्ले में क्यों नहीं ऑफिस खुल जाता, है ना, वहीं पे खुल जाए एक आधा ऑफिस। अब पहले ये लगता है कि भारत में कहीं भी होगा तो हम चले जाएंगे। तो हमको तैयार रहना चाहिए, ये ऐसा देश हमारा पूरा है,
चाहे राजस्थान हो चाहे कन्याकुमारी हो, हम कहीं भी जाना है, सर्विस करनी है, सेवाएं देनी है अपनी, जो भी हम जानते हैं, जो भी हमारी काबिलियत है, जो भी हम कर सकते हैं देश के लिए, ये आप देश की सेवा कर रहे हो, है ना। और बिल्कुल सर। एक आपको एक बहुत प्यारी चीज बताऊं, जब आप इस सर्विस को ज्वाइन करते हो ना, अभिषेक जी ना, पता नहीं मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं, बहुत देर से उनमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो है क्या कि जब हम इस सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो हमको ना हमारी एक अंदर वाली जो डिजायर है वो सेटिस्फाइड होती है हमारी, ठीक है। जो हमारा लिटरेचर से संबंध है, जो हमारा भाषा से संबंध है, वो सेटिस्फाइड होता है। हमको लगता है कि हम कुछ बहुत कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, बहुत क्रिएटिव कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल सर। और करना चाहो ना आप तो बहुत सारे इमेंस स्कोप है, इमेंस एकदम एम्पल अपॉर्चुनिटीज है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऑफिस के बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, और पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही, आप पैसे भी अर्न कर सकते हो, है ना। लेकिन आप इस फील्ड में तभी आओ जब कुछ क्रिएटिव करने का मन हो, नहीं तो फिर बोर हो जाओगे आप लोग। कुछ क्रिएटिविटी अंदर हो, लगे कि हमको कुछ कर सकते हैं हम, है ना। बहुत सारी दुनिया में पुस्तकें हैं, बहुत अच्छा लिटरेचर है जिसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं इस विषय पे, है ना, क्योंकि लिमिटेशन है मेरी। सर हाँ बेटा, प्रणाम सर। क्या बेटा? प्रणाम सर। हाँ बेटा बोलिए। सर एक अनुवादक के लिए चुनौतियां क्या क्या हो सकती है, मतलब उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? अरे वाह, शानदार शानदार, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही प्यारा सवाल है। बेसिकली पता है क्या कि अनुवाद करना अपने आप में उतना ही कठिन काम होता है जितना ओरिजिनल टेक्स्ट लिखना। हम क्या सोचते हैं कि हम अनुवादक है मतलब हम सेकंड डिग्री का काम कर रहे हैं, है ना। मैं इस ऑफिशियल ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुवादक की बात कर रहा हूँ। हमको क्या लगता है कि हम किसी का लिखा हुआ अनुवाद कर रहे हैं, जबकि ये उतना ही बड़ा टास्क है जितना कि रियल टेक्स्ट लिखना, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हमको कभी भी ये नहीं सोचना कि हम अनुवाद कर रहे हैं। हमको हमेशा ये फील होना चाहिए कि हम कुछ बड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव काम कर रहे हैं। जितना काम उसने किया है, देखिए मतलब मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने की पढ़ाई क्या है, आपने क्या स्ट्रीम थी आपकी पढ़ाई की, लेकिन ट्रांसलेशन अपने आप में बहुत टेक्निकल काम है। आप उसमें भावानुवाद होता है, भाव का अनुवाद होता है ना, शब्दानुवाद होता है, शब्दों का ट्रांसलेशन होता है। तो ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांसलेशन होते हैं। तो इसमें हमारी खुद की क्रिएटिविटी, पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई तो एक तरफ है, हम एमए इंग्लिश में किया है, हिंदी में किया है, वो तो एक डिफरेंट चीज होती है। हमारे में खुद के अंदर क्रिएटिविटी कितनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो सवाल पूछा कि चुनौतियां कितनी कितनी है, तो चुनौतियां सरकारी सर्विस में अगर आप पूछो, गवर्नमेंट सर्विस में आप पूछो कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन जाते हो तो आपको ट्रांसलेशन सीखने में, उस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांसलेशन सीखने में, चाहे वो ईएसआईसी हो और चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, मैक्सिमम 3 से 4 महीने लगने, मैक्सिमम 3 to 4 months। एक बार जहां आप उस विभाग की टर्मिनोलॉजी से और पारिभाषिक शब्दावली से एक्वेंटेड हो गए, सीख गए, तो फिर कोई ट्रांसलेशन की दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। फिर आपको कुछ अपने अपने को सेटिस्फाई करने के कुछ नया खोजना पड़ेगा, है ना। तो चुनौतियां ऐसे पूछो तो कुछ भी नहीं है, बस हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे ऑफिस में जितने भी ऑफिस ऑर्डर्स आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, हमको सबको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि किसी भी अनुवादक का पढ़ाई से अगर कॉन्टेक्ट टूटा, है ना, अगर उसने पढ़ना बंद किया तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। हमको रेगुलर निरंतर पढ़ना बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर हो, ऑफिस में जो ऑफिस ऑर्डर आ रहे हो वो, सर्कुलर्स आ रहे हो वो, सब पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे लिए पढ़ाई बहुत निरंतर है, मतलब जब तक हम रिटायर ना हो जाए तब तक हमको पढ़ते रहना है। जितना आप पढ़ पाओगे, जितना आप समझ पाओगे, उतना अच्छा ट्रांसलेशन कर पाओगे, है जी ना। सर। हाँ, आपका नाम? सर श्वेता प्रसाद। बिहार के हैं आप? सर वेस्ट बंगाल के अच्छा, बर्धमान वेस्ट से। बंगाल। जी जी जी। तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं, और बढ़िया यार, जो भी करो, जहां भी रहो, बहुत ईमानदारी के साथ नौकरी करना है, बहुत ईमानदारी के साथ। एकदम नया भारत हम बना रहे हैं, है ना, एकदम करप्शन फ्री। और हमारे हमारे पास सबसे अच्छी चीज क्या पता है, भगवान हमको ऐसी जगह में रख रहे हैं, ऑलमाइटी हमको ऐसी जगह में रख रहा है जहाँ पे कोई स्कोप नहीं करप्शन का। जब तक हम बहुत डेलिबरेटली इन्वॉल्व ना हो तो हमको करप्शन से, हमको भगवान ने ही दूर रख दिया, है ना।
यहाँ पे कोई स्कोप नहीं। बहुत ईमानदारी से नौकरी करो, बहुत कंस्ट्रक्टिवली काम करो, बहुत पॉजिटिवली काम करो। और भाषा के से रिलेटेड, मतलब मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ बेटा अपने आप को, लेकिन हिंदी लिटरेचर से, हिंदी लैंग्वेज से, इंग्लिश लिटरेचर से, इंग्लिश लैंग्वेज से कहीं भी कोई भी दिक्कत आती, कहीं से भी कोई दिक्कत आती, तो आप लोग हमेशा फ्री है। आप लोग मेरे को एक मैसेज करके कॉल कर सकते हैं। पहले मैसेज कर देना, और फिर जब जैसी टाइम मिलेगा मैं आपसे कॉल कर लूंगा, बात कर लूंगा। कोई भी दिक्कत आती कभी भी, आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहो, कहीं भी रहो, किसी भी ऑफिस में, है ना, भाषा से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उसके लिए मैं हूँ। और आप सबको शुभकामनाएं। और जो इंटरव्यू अभी आपका कब कब है, टेंटेटिव कब होगा इंटरव्यू आपका, आप लोगों का? सर अप्रैल में हो सकता है, मे बी। अभी यूपीएससी हालांकि कोई निश्चित डेट तो नहीं दिया यूपीएससी ने, पर संभावित है कि हो सकता है कि अप्रैल में हो। मतलब अभी भी 1.5 महीने का टाइम है? हाँ, लगभग 1.5 महीने का टाइम है। हाँ हाँ। अप्रैल एक चीज, में जा हाँ हाँ, एक चीज मैं आपको सबको बताऊंगा। जैसे अभिषेक जी ने बोला कि अभी इंटरव्यू के लिए आप लोगों के पास अप्रैल तक का टाइम है। तो आप लोग ना, आपके पास 1 मंथ टाइम है। पीएफ के बारे में जानने के लिए नहीं, ईएसआईसी के बारे में जानने के लिए नहीं, भाषा के बारे में जानने के लिए। आप लोग पीएफ के बारे में अगर कोई सवाल पूछते हैं और आप वहां पर चूक जाते हो तो ठीक है, क्षम्य है वो, मतलब उसको हम माफ कर सकते हैं। लेकिन भाषा से रिलेटेड अगर कोई चीज है जो आप, जहाँ पे आप चूक रहे हैं, तो वो अक्षम्य है। क्योंकि आप लोगों की सबकी डिग्री कहीं ना कहीं एमए हिंदी होगी, कहीं ना कहीं एमए इंग्लिश होगी, है ना। तो भाषा के ऊपर आप लोग मेहनत करें। ग्रामर को आप लोग बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से। और जो ये ऑफिस वाली लैंग्वेज है, ये एकदम अलग है, एकदम अलग है। जो हमारी राजकाज की भाषा है ना, कामकाज की ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें आपको समझने का, काम करने का एक मौका है। तो आप लोग जिस भी जगह में है वहाँ पे केपीएफ ऑफिस से रिलेटेड, अगर आपको पीएफ ऑफिस में जाना है, ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है, तो वहाँ की टर्मिनोलॉजी समझ लें, वहाँ की स्ट्रक्चर समझ लें, क्या स्ट्रक्चर है काम करने का, है ना। आप लोगों की लगभग क्या एज होगी अभी? एज क्या होगी आप लोगों की, वय, उम्र? सर 22-24 साल से लेकर के और 30 साल 32 साल के आसपास तक के सारे अभ्यर्थी। मतलब मैक्सिमम 32 साल की होगी ना? 32-33 साल। अभिषेक जी, आप कहाँ से जुड़ गए, क्या मतलब आपने मतलब अभी समझ में नहीं आया मेरे को, ये चक्कर क्या है ये? कल कॉल किया आपने? हाँ, नहीं बताओ ना अभी। मैं इन लोगों से जुड़ गई, आप पूछ रहे हैं? हाँ हाँ। एक्चुअली सर 2 साल पहले लगभग हमने शुरुआत करा था, एक हमारा समूह था। हाँ। भी लोग अनुवाद से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे जी। और 2 साल पहले जब एसएससी ने जो एग्जाम लिया था अनुवादक की परीक्षाओं के लिए, तब हमने वहां पे कुछ लोगों का ये अनुरोध आया कि सर हमें थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए इस पेपर 2 के लिए, मतलब अनुवाद के लिए। हाँ जी, तो हाँ। वहां से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे तो फिर हमने अनुवाद के लिए थोड़ा सा गाइडेंस किया और ऑनलाइन पोर्टल, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है कुछ अनुवाद को लेकर के हमने लोगों को शायद बहुत पहले किया। चर्चा की थी आपने इस बारे में। मैंने आपको बताया था सर, आपको शायद ध्यान। हाँ। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए, क्योंकि कई सारे लोग पहली बार सिलेक्ट हो गए उस लोग समय। मिलते गए और कारवां बनता गया ना, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। वाह वाह वाह। बस ये है सर। और इस बार सर जो परीक्षा पिछले वर्ष एसएससी ने लिया 2023 में, तो लगभग 55-56 साथी हमारे साथ थे जो तैयारी कर रहे थे और उसमें से लगभग 35 लोगों का चयन हुआ है फाइनल, जो अलग अलग विभागों में एसएससी के माध्यम से गए हैं। वाह। इंक्लूडिंग सीएसओएलएस हो गया, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, कस्टम्स हो गया, और एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद आपका सीएजी, सीडीए, मतलब तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज दी थी लगभग सारे डिपार्टमेंट पे। और मजेदार बात यह है सर कि हमारे रायपुर में एम्स के लिए वैकेंसीज निकली थी, तो वहाँ 2 अनुवादक चयनित हुए, तो वो लोग भी ऑलरेडी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे। तो इस तरीके आपका भी हुआ था? जी, मेरा हिंदी अधिकारी के लिए उसमें हुआ था सर, जो मैंने ज्वाइन नहीं, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अच्छा किया। हाँ जी। तो इस तरीके से सर बढ़ता गया कारवां और आज लगभग 1,500-2,000 लोगों के आसपास जो है अलग अलग विभिन्न जो सोशल मीडिया समूह है उसके जरिए हमसे जुड़े हुए हैं। लगभग 2000 के आसपास लोग हैं टेलीग्राम पे और
बाकी व्हाट्सएप पे और कुछ लोग यूट्यूब पे, तो इस तरीके से चल रहा है सर। बढ़िया बढ़िया, जी सर। सबको हो जाएगा यार, मैं सबको शुभकामनाएं, सबका हो जाए, अपन देश सेवा में लगे, भाषा की सेवा में लगे, है ना। सर मेरा लो, एक प्रश्न है छोटा सा। आज स्कीम चालू है बेटा 1+1 की, एक पूछोगे एक फ्री में जवाब मिलेगा, पूछिए। सर ईपीओ की तरफ बनेगा जो इंटरव्यू में आएगा। हेलो, दोबारा बोलिए आप। मीरा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी बोलिए आप। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आइए बेटा, जी बोलिए। सर बोली हूँ ईपीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से क्या ऐसा प्रश्न बनेगा जो इंटरव्यू के लिए मतलब महत्वपूर्ण होगा? देखिए, हमेशा कोई भी आप इंटरव्यू देना तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पूछने वाला वो भी पूछ सकता है जो उसको खुद को पता नहीं है, लेकिन बताने वाला केवल वही बता सकता है जो उसको पता है ना। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि आपके सिर में कितने बाल हैं, तो अब ये मेरे को बताना है। तो सवाल का जो जवाब है वो तो किसके सवाल दिमाग में क्या सवाल आएगा ये हम बता नहीं सकते, है ना। लेकिन आपको जो मोटा मोटी जो चीजें हैं ईपीएफओ के बारे में, आप विकिपीडिया जो देख लीजिए कि विकिपीडिया में ईपीएफओ के बारे में क्या है ना। और आप ईपीएफओ के बारे में जो तीनों स्कीम है हमारी, उनके बारे में जानकारी जुटा लीजिए, क्या क्या जानकारियां उसमें दी हुई हैं स्कीम के बारे में। और मैं नहीं सोचता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा सवाल पूछेंगे जो ईपीएफओ से रिलेटेड होगा आपसे, है ना। जी सर। हाँ, तो आपको क्या लगता है क्या पूछ सकते हैं और? जैसे कि अभिषेक सर ने जितनी शब्दावली है वो सब सर ने करवाए हैं। देखिए और ये वो तो बहुत अच्छी बात है, वो जो शब्दावली ना बेटा, वो आपको केवल ईपीएफओ में नहीं, हर जहां भी कहीं भी आप जाएंगे किसी भी सरकारी विभाग में, तो उस शब्दावली का 50% तो आपको वहां पे काम आना ही है। वो तो एक प्रैक्टिस है हमारी, वो तो कहीं भी काम आएगी, वो ईपीएफओ में भी काम आ सकती है, ईएसआईसी में भी काम आ सकती है। वो तो वोकेबलरी है हमारी, वो तो स्ट्रेंथ है, वो तो संपत्ति है हमारी, जी सर। है ना। हाँ, जी तो जितने भी शब्द हैं, शब्द सामर्थ्य तो आपकी होनी ही चाहिए, है ना। और स्पेशली जो शासकीय शब्दावली है हमारी, राजकीय शब्दावली है, राजभाषा वाली। नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? अधिसूचना। अधिसूचना। अधिसूचना सर। ये कितने लोगों ने बोला? 4-5 लोगों ने ना।